क्वेश्चन नंबर 11, हायर एंड डिस्टेंस का आपने 10 क्वेश्चन कर लिया है। मैं आज आप लोगों को बाकी का 5 क्वेश्चन करा दूंगा, साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स में आता है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो फिर मैं आपको, जब आप लोग ये लिख लेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं इस साल जो आया था वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसी साल जो आया था, प्लीज़ अगर इस साल का नहीं भी हुआ तो मैं आपको 2025 का करवा दूंगा। तो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ये आपको डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ए है, मैं आपको दिखा दूँ बेटा, ये आपका ए है, ए बी सी डी, बी डी सी के बीच में 20 मीटर का गैप है। यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। आपको निकालना है बेटा क्या, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टीवी टावर, आपको ये हाइट निकालनी है। और आपको निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर, ये आपको विड्थ ऑफ द रिवर भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी, हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ तो दिया ही है, डायग्राम भी हमारे पास है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये ट्रायंगल लेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये ना एक नदी है, ठीक है, यहाँ पे, और नदी के बैंक में एक टावर खड़ा है, और इस नदी के किनारे पे एक आदमी था, वो टीवी टावर को यहाँ से देखा उसने, और फिर उसका मन हुआ कि थोड़ा 20 मीटर दूर जाके देखते तो कैसा होता है। तो जब वो 20 मीटर दूर जाके देखा, तो चल के 20 मीटर दूर गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वो दूर जा रहे हैं। तो आपको पता है ना, दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है, पास आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखिए बेटा, आपने निकालनी है हाइट ऑफ द टावर एंड आपको ये विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो आपने क्या कर दिया बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपने लगा दिया बेटा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा आपका बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर को आपने h मान लिया है, तो ये h बाई क्या हो जाएगा बेटा आपका x। ये दोनों चीज़ें मुझे फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसको h मान लिया और इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। मैं h और x मिल गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, दैट इज इक्वल्स टू h बाई x। तो आप देख सकते हो बेटा h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3x। तो इसको आप यहाँ पे फर्स्ट मान लेना, क्या मान सकते हो बेटा, फर्स्ट, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी चीज देखिए बेटा, अब क्या है बेटा, अगला जो ट्रायंगल हमारे पास है बेटा वो है ए बी और डी। तो हमने ले लिया बेटा नाउ, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी ट्रायंगल ले लिया। ए बी डी ट्रायंगल को अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो tan है बेटा, हम लेंगे 30 डिग्री, tan क्या लेंगे बेटा 30। तो tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपके पास h है, और बेस क्या है बेटा 20 प्लस x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है बेटा, √1/√3, सॉरी 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, h की वैल्यू आपने अभी निकाली थी √3x थी, तो √3x लिख दिया, नीचे आपके पास क्या बेटा 20 प्लस x है, ठीक है। और ये आया बेटा फ्रॉम फर्स्ट से आपकी ये कंडीशन आती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये क्या बनेगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 3x को यहाँ डाल देना बेटा, 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x माइनस x, तो 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 10 मीटर। तो आप देख सकते हो बेटा जो विड्थ ऑफ द रिवर था वो कितना था बेटा 10 मीटर का था, 10 मीटर का। तो ये आपका 10 मीटर का विड्थ ऑफ द रिवर आ गया। अब नेक्स्ट निकालना क्या है बेटा आपने, अब निकालनी हाइट ऑफ द टावर। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर कितना है बेटा, h इक्वल्स टू √3x था, h इक्वल्स टू √3x, तो h इक्वल्स टू √3x, x की वैल्यू 10 आई है, तो आपका आंसर क्या आएगा 10 √3 मीटर। तो यह हो जाएगा बेटा आपका हाइट ऑफ द टावर। तो आप देख सकते हो ये आपको हाइट ऑफ द टावर मिल गया। हाइट ऑफ द टावर आपका 10 √3 है, और आपका जो ये विड्थ ऑफ द रिवर है बेटा वो 10 मीटर है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, सिंपल सा है। डायग्राम आपको दिया ही हुआ है। अगले क्वेश्चन का आपको डायग्राम तो नहीं दिया, अगले क्वेश्चन का डायग्राम आई थिंक इसके बाद वाले क्वेश्चन का दिया हुआ है, या फिर 14 का, नहीं तो किसी का दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। बिल्डिंग कितने मीटर की बेटा, 7 मीटर की, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। The angle of elevation of top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। तो मतलब हमने यहाँ पे डायग्राम गलत बना दिया, ठीक है। देखिए बेटा थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा इसको। देखिए बेटा क्योंकि बोला क्या कि इसके इस 7 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर का टॉप का एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा, इस लाइन ऑफ साइट ये हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ये है। तो यहां से उसके एक बार टॉप को देखा गया, ठीक है। तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी आ रही है, टॉप ऑफ द आपके टावर की 60 डिग्री आ रही है, ठीक है। एंड उसके फुट को और फिर वहां से एक बार टॉप को देखा गया, एक बार फुट को देखा गया, ठीक है। तो वहां से जब फुट को देखा गया बेटा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा 45 डिग्री का। अब अगर ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा
45, ठीक है ना, आप जानते हो ये भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। अब आप देख सकते हो डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि आपको ये हाइट निकालना है, ये जो टावर की हाइट है ना बेटा, ये आपको निकालनी है। तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 7 मीटर ही होगा ना। आपको बस ये निकालनी है, ये जो छुपी हुई पार्ट है बेटा, तो इसको एक काम कर लो, इसको एच कर दो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या कर दो, यहाँ से यहाँ तक इसको एक्स मान लो, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास ये होगा तो फिर मैं ये निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे नाम दे दो इसको ए बी सी डी और इसको ई नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ले लो बेटा ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में आप देख सकते हो आपके पास परपेंडिकुलर है और यहाँ पे मेरे पास 90 है, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस लगा के आपका यहाँ पे जो बी सी है वो निकाल पाऊंगा। तो मैं लगा दिया बेटा tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास 7 है और आपके पास बेस कितना बेटा, बी सी, ठीक है, बी सी इसको मान लो। अगर ये आपका x है तो बेसिकली ये भी x ही होगा ना, है कि नहीं। अब देखिए tan 45 आपको 1 होता है, तो आपको 7/x मिल गया, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 7 मीटर, तो आपको x मिल गया 7 मीटर, तो मतलब कि ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 7 मीटर ही होगा। अब आपको ये निकालना है ये हाइट, अब तो ये आराम से निकल जाएगा। तो हमने कहा सर ना हो इन ट्राइंगल ए ई डी आपने यहाँ पे इसको बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ई डी आपने लगा दिया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास, तो यहाँ पे tan कितना लगा दिया बेटा आपने, 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपके पास h है और बेस आपके पास कितना बेटा 7, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 7 को वहाँ फेंक दिया तो ये 7√3 मीटर इक्वल्स टू h हो जाएगा। तो आपकी आंसर क्या आ रही है बेटा, मतलब h की वैल्यू आ रही है 7√3 मीटर, मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया, ठीक है। 60 की वैल्यू √3 थी, ठीक है। अब करना क्या है बेटा आपको, अब आपको यहाँ पे दोनों को मतलब कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा, हाइट ऑफ टावर आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे h+7 ना, h+ क्या हो जाएगा 7, h की वैल्यू आपकी आई है 7√3 + 7, तो आंसर कितना है बेटा 7 ब्रैकेट √3 + 1 का मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो ऑलरेडी मुझे पता ही था 7 है, मैंने इसको निकाला और इसकी मदद से ये निकाल के दोनों को प्लस कर दिया, वही है, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है बेटा क्या, ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 7 ब्रैकेट 3 + √3 + 1, ठीक है। चलिए अगला, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse, ठीक है, 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पे बोला क्या गया है बेटा, एक लाइट हाउस है बेटा 75 मीटर का, ठीक है, 75 मीटर का लाइट हाउस है और यहाँ पे दो शिप्स ये स्पॉट कर रहा है, ठीक है, दो शिप्स इसने स्पॉट किए। अब ऑब्वियसली लाइट हाउस के आसपास क्या होता है बेटा आपके, है ना, ये पत्थर वत्थर होते हैं, है ना, पथरीले इलाके होते हैं, तो उससे बचाने के लिए शिप्स को लाइट हाउस जो है लाइट मारता रहता है, जिससे कि जो आपके पत्थर वगैरह है शिप्स को दिख सके और वो बच सके, ठीक है। तो दो शिप है बेटा यहाँ पे, एक शिप उस लाइट हाउस के पास है और एक शिप थोड़ा दूर है, ठीक है। तो जो शिप लाइट हाउस के पास है बेटा, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितनी आ रही है बेटा, 45 डिग्री की आ रही है। कितनी डिग्री की आ रही है बेटा, 45 डिग्री की। तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री। और जो शिप उससे दूर था बेटा, बोला ना बेटा कि डिप्रेशंस आर 30 एंड 45। अब ये ना तुम्हें खुद से कॉमन सेंस लगाना है कि बेटा कौन सा शिप पास में, कौन से शिप पास है तो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी, सॉरी डिप्रेशन कितनी होगी, और जो दूर होगा उसका डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है। तो ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। तो जो पास में होगा उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर होगा उसका एंगल छोटा होगा, सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा आपका 30, तो ये आपका कितना बन जाएगा बेटा 30 डिग्री बन जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा कि इस लाइट हाउस से अगर मैं इन दो शिप्स को स्पॉट करूं तो एक 30 डिग्री पे मिल रहा है और एक 45 डिग्री पे मिल रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो ये 75 है, तो ये भी 75 मीटर ही होगा। क्यों, डायरेक्टली 45 डिग्री दिख रहा है ना। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन 45 आ रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम होगा, तो ये डायरेक्टली हमको 75 मिल जाता है, ठीक है। ये बता रहा हूँ, वैसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, चिंता मत करिए। मैं इसको ए बी सी और डी नाम दे सकता हूँ। तो मैंने कहा बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं कहता हूँ बेटा tan कितना डिग्री 45 डिग्री, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 75 बाय बेस क्या है बेटा BC, है कि नहीं। tan 45 1 ही होता है, तो 75 डिग्री मैंने क्यों लिखा, एक मिनट, ओके। अब देखिए बेटा, तो 75 बाई BC, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 75 मीटर। तो आपको BC भी 75 मीटर मिल जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या बेटा, आपको x निकालना है। क्या निकालना है बेटा, x निकालने के लिए हम ट्राइंगल ABD ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD, अगर आप ABD ट्राइंगल ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर
तो tan आप क्या लगाएंगे बेटा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को क्या आ जाएगा बेटा आपको परपेंडिकुलर 75 बाई बेस क्या है बेटा 75 प्लस x है। अब tan 30 कितना होता है बेटा, tan 30 हो जाएगा आपका 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई 75 प्लस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 75 प्लस x इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। अब इसको यहाँ लेके आइए तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 75√3 माइनस 75, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 75 कॉमन निकाल दिया तो √3 माइनस 1 मीटर, तो ये आपका आएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे आपने ये x की वैल्यू निकालनी थी। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पे बेटा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब एक ही तरफ है, ठीक है ये बेटा। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, आपको ये दोनों शिप का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में कैसा आएगा, एग्जैक्टली सब कुछ यही रहेगा, बट यहाँ पे बस ये क्या बदल देंगे, यहाँ पे ये बदल देंगे, ये बदल देंगे यहाँ पे कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर, ये बदल देंगे। इसको बदल के क्या कर देंगे, ये लिख देंगे बेटा इफ वन शिप इज ऑपोजिट टू अदर, ऐसा लिख देंगे, ठीक है बेटा, ऐसा लिख देंगे। तो जब ये शिप ऑपोजिट होगा तब क्या होगा बेटा, एक शिप जो आपने यहां बनाया तो एक शिप आपको लाइट हाउस के उस तरफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आपका लास्ट में मैं कराऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन कराना है मुझे, क्योंकि बोर्ड्स में बस ये इतना ही बदल देते हैं कि ये यहाँ पे जैसे एक शिप के एग्जैक्टली पीछे दूसरा शिप था, बट इसमें ऐसा नहीं करेंगे, ये ऑपोजिट में रख देंगे, ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब आपका जो ये डिस्टेंस होगा दोनों शिप के बीच में कितना होगा, तो तब हमको दोनों बेसिस फाइंड करने पड़ते हैं, दोनों बेसिस को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाला अभी हम करेंगे क्वेश्चन लास्ट में, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखिए इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो मतलब कि ये जो बलून है बेटा वो ना इस तरफ जा रहा था उड़ते हुए, ठीक है। लड़की की जो हाइट है बेटा वो कितनी दे रखी है 1.2 मीटर टॉल, मतलब कि ये जो गैप है बेटा यहाँ पे कितने का है, ये गैप आपका ना 1.2 मीटर का टॉल है, ठीक है, ये गैप। तो मतलब कि यहाँ तक से बलून की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो 88.2 नहीं होगी, वो क्या होगी बेटा 87 मीटर हो जाएगी। तो मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे 87 मीटर हाइट पे लेंगे, क्योंकि लड़की जो है ऑब्वियसली अपने आंखों से जो एलिवेशन का एंगल है वो बना रही है ना, तो इसलिए उसकी हाइट यहाँ पे नेग्लेक्टेड आपको नेग्लेक्ट हो जाएगी या फिर आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 1.2 मीटर को आपने 88.2 मीटर से माइनस किया तो 87 मीटर आएगा। तो बेसिकली हमको जो हाइट है बेटा वो 87 मीटर पे दिया हुआ है और 87 मीटर ही आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको ये बताना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसको आप एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक्स, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको D और इसको E नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको BC निकालना है, तो जो कि आपने X माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते देखिए बेटा, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ABD ले लिया, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में आपने काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है बेटा 60 डिग्री की, क्योंकि इस ट्रायंगल में आपका ये बड़ा वाला एंगल काम आ रहा है, ठीक है। तो आपने लगा दिया tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 87 है और बेस हमारे पास कितना है बेटा AB, हमारे पास क्या है बेटा बेस AB। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3, तो √3 इज इक्वल टू 87 बाई AB। तो आपको AB कितना मिल जा रहा है बेटा 87 अपॉन √3, चेंज कर सकते हैं बेटा क्योंकि √3 से मतलब 3 से 87 कट जाता है, ठीक है। तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 87 √3 बाई 3 हो गया, 3 से काट देंगे 87 को, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, तो आपने 3 से अगर 87 को काट दिया तो 3 2 जा और 3 9 जा, तो आपका आ गया 29√3 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि AB कितना है बेटा 29√3, मतलब कि आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 29√3 है। अब आपको ये x निकालना है, अब उसके लिए हम लोग लेंगे बड़ा ट्रायंगल ACE, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AC और E, तो इन ट्रायंगल ACE क्या होगा बेटा, इन ट्रायंगल ACE आप देख सकते हो, फिर से लेंगे बेटा tan, अब क्या लेंगे बेटा tan 30, अब की बार ये वाली एंगल होगी आपकी, तो आपने लगा दिया बेटा tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास 87 है और आपके पास बेस क्या है बेटा 29√3 प्लस x आपके पास ये है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा tan 30 की वैल्यू डालेंगे, tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 87 बाई 29√3 प्लस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 29√3 प्लस x इक्वल्स टू 87√3। तो आपकी x की वैल्यू आएगी
87√3 माइनस 29√3। तो आपका जो x है बेटा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, यही आएगा ना, 58 ही आना चाहिए वैसे, 20 या माइनस 67, हाँ 58, तो 58√3 जो बेटा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो x था बेटा वो कितना था, 58√3 मीटर, ये आपका यहाँ पे आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स के लिए, बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है बेटा, आपको ये जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा आपको ना ये फिजिक्स लगाना पड़ेगा क्लास 9 का, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला है वो इसमें लग जाता है। ठीक है, अब इसको करने का बहुत सारा अलग अलग मेथड्स है। ठीक है, बहुत सारा अलग अलग मेथड, अभी मैं पहली बार कराऊंगा तो आपको मैं थोड़ा सा लंबे मेथड से कराऊंगा। ठीक है, जब अगली बार कराऊंगा तो फिर थोड़ा सा शॉर्टकट इसको यूज करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे अभी आपको ये समझना है कि बेसिकली कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, कि इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो कंडीशन देखिए बेटा, बोला क्या है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है बेटा जो ना एक टावर के फुट में जाके आपका ना पहुंचता है। ठीक है, ये टावर है, उसका फुट ही है। ठीक है, और ये स्ट्रेट हाईवे यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, उसके फुट तक एक आदमी है बेटा इस टावर के ऊपर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। उसने ऑब्जर्व किया एक गाड़ी को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। 30 डिग्री पे उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो उसने देखा कि जो गाड़ी है बेटा जो कि आपके इस पॉइंट पे है, उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री की बन रही है, विच इज अप्रोचिंग द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि ये जो गाड़ी है बेटा, ये गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही थी, मतलब टावर के तरफ आ रही थी। अप्रोचिंग का मतलब होता है टावर के तरफ आना, अप्रोच कर रहा है वो। ठीक है, उसके पास आ रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट में आ रहा था बेटा विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा बेटा, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब इसका वी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड जो है बेटा आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हो बेटा वो जो इक्वल टाइम, ठीक है, तो वो जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया था वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आने वाला था। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाया गया। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड अगर आपको नहीं पता, आप ये सवाल कर ही नहीं पाओगे, नहीं होगा आपसे, कि आपको अगर यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ठीक है, तो आप कभी भी एक सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लिए तो भी आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि 6 सेकंड में इतना था तो 3 सेकंड में कितना हो गया, ये कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। तो आगे देखते हैं बेटा, 6 सेकंड्स लेटर उसने देखा कि 6 सेकंड के बाद, मतलब वो गाड़ी मान लो कि ए पे था, 6 सेकंड के बाद वो जो गाड़ी है बेटा आपका कहीं आगे पहुंच चुका था, बी में पहुंच गया मान लो। ठीक है, 6 सेकंड के बाद, तो मतलब कि ए से बी में आने के लिए उसको 6 सेकंड्स लगे। ध्यान रखना बेटा, ये टाइम है। बहुत सारे बच्चे इसको डिस्टेंस ले लेते हैं, 6 मीटर मान लेते हैं, ये टाइम है, 6 सेकंड्स है। बच्चों को लगता है कि ये क्या है, डिस्टेंस है, और 6 ले लेके सॉल्व कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, वो टाइम है। उसको आप यहां पे ए बी का वैल्यू मत मानना, वो टाइम है वहां से वहां तक जाने के लिए। ए बी तो डिस्टेंस है, ए बी को तो निकालना पड़ेगा ना अपने फॉर्मूला लगा के। तो यहां पे तो यहां से जब ये यहां तक पहुंचा बेटा, तो इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन थी वो 60 डिग्री की हो गई। तो इसका मतलब ये था बेटा, ये एंगल आपका 30 है और ये जो एंगल है बेटा कितना है बेटा, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इसको सी मान लेते, इसको डी मान लेते। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस गाड़ी को ए से सी तक आने के लिए कितना टाइम लगा, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार को सी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, नॉर्मली आपको ये बताना है कि कितना लगेगा। ठीक है, तो यहां पे टोटल टाइम जो आपका लग जाएगा बेटा वो 9 सेकंड लग जाएगा। कितना लग जाएगा बेटा, 9 सेकंड। ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड का लग गया है यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको और 3 सेकंड लगेगा। पर ये आएगा कैसे ना, ये कैसे आएगा, कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सारा फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाया था बेटा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है। ओके, एक काम करते हैं कि हम ना इसको ना x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर को h मान लेते। आप एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आपको कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस आपको दिया नहीं गया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और 6 सेकंड में ए से बी तक पहुंचा है, और 6 सेकंड के अंदर अंदर इसकी जो डिप्रेशन का जो एंगल है बेटा वो 30 से 60 में कन्वर्ट हो गया। तो आपको अब ये बताना है कि कितना टाइम इसको लगा ए से सी तक जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे छोटा वाला। ठीक है, तो हमने लिया इन ट्रायंगल डी सी और
बी, ठीक है, इन ट्राइंगल डी सी बी। इन ट्राइंगल डी सी बी आपने लगा दिया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका एच है और बेस आपके पास एक्स है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी, तो हमने कहा सर tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है, x को यहां पे दे दो √3x इक्वल्स टू h आ गया। तो इसको हमने मान लिया बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लिया बेटा? फर्स्ट। तो हमने यहां पर क्या किया बेटा, हमने यहां पर h की वैल्यू निकाल दी, जो कि आपकी कितनी आ रही है बेटा, √3x आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी h की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है बेटा, अब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहां पर एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो h है बेटा वो √3x है। चलिए, तो अब हमने क्या किया बेटा, अब हम यहां पे करेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल का काम। तो हमने लिया बेटा नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, आपने ए सी डी ट्रायंगल ले लिया, फिर से लगा दिया आपने tan, इस बार होगा 30 डिग्री। तो tan 30 कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास h है, और इस बार बेस हमारे पास क्या है बेटा, बेस हमारे पास है x प्लस ए बी। क्या है बेटा, x प्लस ए बी। देखा मैंने बोला ना, अभी कोई बच्चा 6 बोल रहा था, क्योंकि मैंने बोला बेटा ये 6 है ही नहीं, वो टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये दिस इज जस्ट टाइम, ये डिस्टेंस नहीं है। और तुम लोग एग्जाम में भी यही करोगे, देखना ये 6 तुम्हें बार बार डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो आपको बार बार लगेगा कि ये जो नंबर है ये हमारा डिस्टेंस ही, मतलब ये ए बी का ही वैल्यू। नहीं नहीं बेटा, ये टाइम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अंदर रहो, ये टाइम है, इसको आप प्लीज ए बी मत मानो। ए बी तो मुझे निकालना है, ए बी तो मुझे निकालना है ना अभी, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखिए अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू मैंने कह दी सर, tan 30 की वैल्यू हो जाती है अपनी 1/√3, और h की वैल्यू क्या थी बेटा, √3x बाई मेरे पास क्या है बेटा, x प्लस ए बी। ए बी को मैं ए बी रखूंगा ऐसे ही, है ना। अभी देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा बेटा x प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 3x। तो आपको ए बी कितना मिला बेटा, आपने कहा सर ए बी इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा, सर ए बी इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा 2x। क्या बात है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 2x आ गया ना, सही है, ए बी इक्वल्स टू 2x आ गया, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देना बेटा, सर ए बी इक्वल्स टू 2x आ गया, ओके बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये कहा सर कि चलो ठीक है, ए बी की वैल्यू हमको मिल गई। नाउ we can say that if speed is uniform, हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म था, क्या था बेटा, यूनिफॉर्म। अगर स्पीड यूनिफॉर्म था तो आपका ए से सी तक हर जगह स्पीड क्या थी बेटा, सेम थी। क्या थी बेटा, हर जगह स्पीड सेम। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, तुम सब कच्चे अधपके बच्चे हो, ठीक है, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसलिए तुम लोग ये इतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। हाफ कुक्ड बोलते हैं ना बेटा, प्लीज इस तरह से मत रहो, ठीक है ना। अपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अभी तक 10 में पहुंचे नहीं हो ना, तो एटलीस्ट अपने ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये बहुत काम आता है आपको 10 में तो बहुत ही काम आएगा बेटा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, ठीक है। तो प्लीज, और प्लीज ध्यान देना बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है सवाल, ठीक है। आपको मेनली इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, खुद से इक्वेशन बनाना है उसमें, तो टाइम स्पीड का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्लीज उसमें ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बहुत कुछ मिलेगा, तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान में रखना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बेटा, ये स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि स्पीड यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब कि मैं ए से सी पे कहीं पे भी गाड़ी को अगर देखूं तो गाड़ी की स्पीड हर जगह सेम रहेगी। इसीलिए बोला जाता है बेटा इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करना, तो वो इक्वल स्पीड में ही होगा ना, हर जगह जब स्पीड सेम रहेगी तभी तो होगा। तो हमने क्या कहा बेटा कि इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ए बी में जितनी स्पीड थी बीसी में भी उतनी ही स्पीड होगी, मतलब ए से बी तक जितना स्पीड था बीसी में भी उतना ही स्पीड होगा ना। तो मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि स्पीड इन ए बी विल बी इक्वल्स टू स्पीड इन बी सी, बोल सकता हूं ना बेटा, बोल सकता हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई, क्या बात है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। अब ध्यान देना बेटा, अब आपका टाइम बस निकलने ही वाला है। तो मैंने क्या कहा बेटा, स्पीड जो होता है बेटा डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मुझे बताइए ए बी का डिस्टेंस कितना था, क्या बात है, और टाइम कितना था बेटा 6, ठीक है। मेरी बीसी की डिस्टेंस कितनी थी x, और मेरा टाइम कितना था, वो तो निकालना है मुझे सर, वो तो निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ना टी ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, उसको टी ही मान लेते हैं, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा प्लीज बोलिए, मैं समझा दूं आपको। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाली थी 2x, बस उसको डिस्टेंस बाय टाइम किया, डिस्टेंस बाय टाइम ही कर रहा हूं। और ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि हमको बोला गया सर स्पीड आपका यूनिफॉर्म है, तो हमारे ये दोनों बराबर ही होगा। तो मैं बस कंपेयर कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो बेटा x से x कैंसिल हो चुका है, 2 से 6 काट दिया 3 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम कितना आ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि b से c तक जाने के लिए टाइम कितना लगा मुझे, 3 सेकंड लगा, क्योंकि मैं 3 सेकंड ही आया ना टाइम। तो अब आप क्या करना है बेटा, अब आपको करना क्या है बेटा, टाइम, टोटल टाइम। तो आप बोल देंगे टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम
टोटल टाइम सर कितना लगा, तो हम बोल देंगे सर 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, तो कितना आ गया बेटा, तो 6 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 9 सेकेंड। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा, यहां तक से आपकी ट्रिग्नोमेट्री लग गई, यहां तक से ट्रिग्नोमेट्री लग गई है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फिजिक्स लगाया है क्लास 9 का, ठीक है। क्लास 9 की फिजिक्स लगाई, कंपेयर किया, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, लास्ट में प्लस ही किया है, लास्ट में तो प्लस माइनस करना आता ही है आप लोग को, है ना। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 6 सेकंड प्लस यहाँ पे मैंने 3 सेकंड कर दिया, जिससे कि मुझे अपना आंसर मिल गया 9 सेकंड, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन सेंस भी लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं, जैसे कैसे लग जाएगा देखिए, ये भी बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 सेकंड था, डिस्टेंस आपका 2x ही आएगा हर बार, तो आप ये कहोगे सर कि 2x को 6 लगा, तो सर x को तो 3 लगेगा ना, उसका आधा ही लगेगा। ये भी कॉमन सेंस ही होता है। अगर इतना कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, है ना, ये 2x है, इसमें 6 था, और x में 3, उसका आधा ही लगना चाहिए। ये तो फिर भी कोई है ना, गधे से गधा बच्चा भी बोल देगा कि सर 2x में 6 लगाया तो सर x में उसका आधा ही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सुनना वाला कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा ना, वो याद है, वो 1.5 और 3 वाला, तो ये एग्जैक्टली उसमें ये काम कर जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा आपका इस तरह सॉल्व होगा। आई होप समझ में आ गया क्या हुआ है, क्लियर है ना, क्लियर है। तो चलिए सो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट। अब आपके जितने भी एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, वो सब मैं आपको एक बार बता देता हूँ फटाफट से, है ना। तो सिंपल एग्जांपल है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा बेटा वो लास्ट वाला होगा, जो 8th आपका पेज में है। देखिए बेटा, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर। मतलब हुआ क्या बेटा कि 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स ऑल्टीट्यूड। एक मिनट, क्या बोला गया है देख लीजिए एक बार फिर से, कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was when it is 60 degree, ठीक है। तो आपको ये बोला गया बेटा कि यहां पर एक टावर है, ठीक है, उसकी शैडो आपके 60 डिग्री के एलिवेशन पे, 60 डिग्री के एलिवेशन पे, जैसे मान लीजिए x था, कितना था बेटा, x था, ठीक है। यहाँ पे सन है, अब ऑब्वियसली धूप जब पड़ती है तो होता क्या है बेटा, जहां से पड़ रही तो उसके पीछे शैडो बना होता है ना, तो ये सन की आपकी जो एलिवेशन का जो एंगल है बेटा वो इतना है। फिर हुआ क्या बेटा, जब सूरज डूबने लगा, सूरज डूबता है नीचे की तरफ, तो ये जो शैडो है वो लंबा होता है, अब ये लंबा हो गया, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री के एलिवेशन पे था, तो ये जो शैडो था ना बेटा, जो कि आपका एक्स आया था, वो 40 मीटर लंबा हो गया। कितना मीटर लंबा हो गया, मतलब जितना था उसका साइज उससे और 40 मीटर लंबा हो गया, क्यों बोला ना, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज एट 60 डिग्री। मतलब कि 60 डिग्री में जितना था 30 डिग्री में जब गया तो 40 मीटर और लंबा हो गया। तो आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ द टावर कितना था, मतलब आपको ये हाइट निकालना है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के बच्चा डायग्राम नहीं बना पाता। अंग्रेजी थोड़ी सी खतरनाक ही है नहीं, पढ़ लिया आपने ये लाइन पढ़ी, यहाँ पे पढ़ने के बाद, मतलब देखो बेटा, आपको मैं बार बार पूरे क्लास 10 में ना, मतलब यही बोलता हुआ नजर आऊंगा कि आपका जो ये करिकुलम है कंप्लीटली अंग्रेजी में है, ठीक है। तो जरूर से आप रीडिंग वीडिंग में थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है बेटा, रीडिंग वीडिंग करें टाइम निकाल के, ज़्यादा आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है ना, मैं यही कहूंगा। देखिए बेटा, ये ना आपकी चॉइस है कंप्लीटली, ठीक है। मेरा काम कहना है, आप लोग करना है नहीं करना, अब आपकी मर्जी है। आप लोग करें तो अच्छी बात, नहीं करे तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। ट्राई कर सकते हो रीडिंग वीडिंग करने के लिए, ठीक है, चाहते हो तो कोई भी किताब लेके पढ़ सकते हो, कोई भी किताब आप है ना रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू वांट एनी सजेशंस, मैं आपको सजेशंस दे सकता हूँ कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। बट अगर आपके पास कोई किताब अगर घर में है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको निकाल के पढ़ना स्टार्ट करिए, थोड़ा रीडिंग वीडिंग करिए, ठीक है। इससे आपका ये जो क्वेश्चन पढ़ने का जो तरीका है ना कंप्लीटली बदल जाएगा, कंप्लीटली बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, ठीक है, और इवन आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मतलब कि दूसरों से बहुत स्मार्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट वही कि रीडिंग करना पड़ेगा, बेसिकली रीडिंग थोड़ा बहुत करना स्टार्ट करिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि रीडिंग एक तरह से वो गार्निश की तरह होता है ना, सब्जी के ऊपर डालते हैं धनिया वगैरह ना डालते बेटा, तो उससे होता क्या है बेटा कि वो और अच्छा हो जाता है। तो जैसे मान लो कि आप ऑलरेडी अगर पढ़ाई में अच्छे थे तो आप और इंप्रूव कर जाओगे, ठीक है। बट अगर नहीं है इंटरेस्ट तो फिर आप तब छोड़ दीजिए, है ना, मत करिए। बट वही है कि ट्राई कर सकते हो एक बार, बोरिंग है मैं जानता हूँ, बट पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चलिए, सो यहाँ पे वही है कि शेडो जो था बेटा वो 60 डिग्री के आपके एलिवेशन, सॉरी 60 डिग्री के आपके जो ऑल्टीट्यूड पे बेटा ये एक्स अगर शेडो था तो 30 डिग्री पे ये 40 मीटर और लंबा हो गया है। इसीलिए आपका डायग्राम इस तरह से बना है। आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, तो उसके लिए वही है बेटा, फिर से आपको एच और एक्स का रिलेशन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर आप बड़ा ट्रायंगल लेंगे, तो आपने लिया इन ट्रायंगल, आपने ए बी सी, तो आपको लग जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका बनेगा बेटा h/x।
तो आपको यहाँ पे √3x जो है बेटा वो आपको h मिल जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि आपको h निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए बोला है, तो इसलिए आपका अल्टीमेट गोल है कि ये फाइंड करना है आपने h। ठीक है, अगला अगला ट्रायंगल आप ले लेंगे बेटा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी। अब इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे देखिएगा tan कितना लग जाएगा? tan 30 डिग्री लग जाएगा बेटा। tan 30 आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बनेगा आपका h/40 प्लस x बन जाएगा। ठीक है, अब tan 30 होता है √3, 1/√3 सॉरी 1/√3, और h आपका √3x है, और नीचे हमारे पास 40 प्लस x है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 40 प्लस x इक्वल्स टू 3x बन जाएगा। तो 40 इक्वल्स टू ये 2x बनेगा, और x की वैल्यू आएगी बेटा आपकी 20 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 20 मीटर की बन के आ रही है। तो ये दिस इज योर 20 मीटर। अब बच्चा सोचता है कि मेरा आंसर आ गया, वो निकल गया, छोड़ के चला गया। मैं क्यों यहाँ पे बोला कि आप प्लीज ध्यान रखना कि आप h निकाल रहे हो। ठीक है, आप h निकाल रहे हो, बच्चा x निकाल के छोड़ के हो गया, खत्म, उसको लगता है कि क्वेश्चन खत्म। नहीं, ये आंसर है ही नहीं। आंसर तो ये अभी निकलेगा ना। नाउ हाइट इक्वल्स टू ये आपका √3x था बेटा, √3x, तो ये आपका आएगा बेटा 20 √3 मीटर। तो ये आपका एक्चुअल आंसर है। ठीक है, यहां तक करने का आपको मार्क्स मिलेगा, बड़ा पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपको ये आंसर निकालना था। मतलब नॉर्मली हमारे जितने भी एक नॉर्मल एवरेज इंडियन बच्चा होता है ना, उसको लगता है कि जब भी अलजेब्रा सॉल्व कर रहा होता है ना, जैसे भी बेसिकली भी अलजेब्रा ही है। ठीक है, आप यहाँ पे अलजेब्रा ही सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल फाइंड कर रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पे पहली बार एक हाई लेवल का अलजेब्रा आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि हम कोई भी वेरिएबल फाइंड करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, ये वेरिएबल आपका एक पार्ट है उस आंसर का। आपने 20 निकाल लिया, 20 निकालने के बाद आपने इसको पुट करना है h पे, आपने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, इसके बाद आप यहाँ पे आंसर निकाल के रख सकते हो। ठीक है, तो h की वैल्यू आपकी 20 √3 आएगी। तो ये बेसिकली आपका आंसर है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये देखिए, इसमें आपको √3 की वैल्यू भी दे रखी है। बोर्ड्स में क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है बेटा, आपको √3 की वैल्यू भी दे रखी होती है, उसको पुट करके आपको सॉल्व करके बताना पड़ता है कि हमारी जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, एक आपका 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक पॉइंट है आपके ग्राउंड में, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एक पॉइंट है आपके ग्राउंड में बेटा। उस पॉइंट से जब उस बिल्डिंग को देखा गया तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया वो था 30 डिग्री। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है बेटा, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, एक फ्लैग है बेटा, उसके ऊपर में लगाया गया। ठीक है, एक फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 45 डिग्री। मतलब कि ये जो फ्लैग है बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है? 45 डिग्री। मतलब ये 45 डिग्री आया। तो मतलब ये हो गया कि हमारा जो बड़ा वाला एंगल है वो 45 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है, आपको बताना है कि इस फ्लैग स्टाफ का जो लेंथ था वो कितना है। मतलब कि आपको ये निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का आई थिंक लेंथ निकाली, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो आपको ये h निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, ये यहाँ पे 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। इसको आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया A, B, C और D। तो आपने यहाँ पे दिया। प्लीज मैं ना डायग्राम फिर से एक बार बनाया, तो थोड़ा सा छोटा हो गया वो फ्लैग। तो ये फ्लैग स्टाफ है, एक पॉइंट से आपका एलिवेशन 30 आ रहा है, और दूसरे पॉइंट से जो आपकी एलिवेशन आ रही है बेटा वो 45 आ रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, आपको ये हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, A, B, C और D मान लेंगे। ठीक है इसको, तो और बाकी का जो काम है बेटा वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अब करना क्या है, आपने इस फ्लैग स्टाफ की हाइट को निकालना है, मतलब आपने AB फाइंड करना है। ठीक है, तो लिया बेटा हमने इन ट्रायंगल छोटा वाला वो BCD ले लीजिए बेटा, BCD। अब ट्रायंगल BCD लिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा आपका, तो आपका tan लग जाएगा बेटा यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 10 है और बेस आपके पास CD है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो CD है वो कितना आने वाला है, 10 √3 मीटर आने वाला है। ठीक है, ये 10 √3 मीटर आएगा। सर ये कैसे आया, तो मैं बता दूं 1/√3 आपका tan 30 का वैल्यू होता है, वो 10/CD बनेगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही बन के आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया C इक्वल्स टू 10 √3। ओह सॉरी, ये लीजिए। ठीक है, CD, तो CD आपका बन जाएगा बेटा 10 √3। तो ये आपका आ रहा है बेटा 10 √3। ठीक है, तो ये आपका 10 √3 बन जाएगा। क्लियर? ओके, अब निकालना क्या बेटा, आपने h निकालना है। क्या निकालना है बेटा, h इन ट्रायंगल AC
डी। अब एसीडी ट्रायंगल में आप क्या करेंगे बेटा, फिर से वही tan कितना लगता है, ये सर 45 डिग्री लग जाएगा। tan 45 बिकॉज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका h प्लस 10 हो जाएगा, बेस हमारे पास 10√3 है। tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है, तो फेंक दिया, तो 10√3 इक्वल्स टू h प्लस 10, तो h की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10√3 माइनस 10, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है आपकी 10 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 10 इंटू, अब √3 माइनस 1 है, तो √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है बेटा, तो आंसर आएगा बेटा 7.32 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया, तो आप देख सकते हैं बेटा कि 1.732 माइनस 1 करेंगे तो ये 0.732 बनेगा। इसको इंटू यहाँ पे 10 से कर रहे हैं, इसको यहाँ पे 10 भी है, इसको इंटू 10 से कर रहे हैं तो ये 7.32 बन जाता है। ठीक है, 7.32 मीटर, तो ये इसीलिए ऐसा आएगा। क्लियर, तो ये होगा बेटा आपका हाइट ऑफ द फ्लेक्स स्टाफ, जो कि आपका निकल के आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बस डायग्राम थोड़ा देख लेना, डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए, तो लास्ट एग्जांपल देखिए बेटा आज का, इसका जो डायग्राम है वो कैसा होगा, और ये वही क्वेश्चन है बेटा जिसमें मैंने बोला था कि ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर या ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस या ऑपोजिट साइड ऑफ कोई भी चीज का ऑपोजिट साइड। ठीक है, अगर कोई भी चीज है तो उस तरह से आपको डायग्राम पे बनाना पड़ेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, एक ब्रिज है, ठीक है, जो कि एक रिवर के अक्रॉस बनाया गया है। ठीक है, मतलब आपकी जो विड्थ है बेटा रिवर की कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर में एक ब्रिज है, इसके ऊपर में क्या है बेटा, एक ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज है, कोई आदमी इस ब्रिज के ऊपर में आपका है। ठीक है, कोई एक आदमी है जो इसके ऊपर में खड़ा है। ठीक है, और ये देख रहा है यहाँ से। ठीक है, इसने देखा तो इसने एक बार एक तरफ के बैंक को देखा और एक बार इसने एक तरफ के बैंक को देखा। ठीक है, मतलब दो किनारे को देख रहा है वो, और मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया है जो कि यहाँ पे इसका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ही गया है कि जब एक बैंक के तरफ देखा गया तो उसकी जो आपकी डिप्रेशन की जो एंगल आ रही है, आई थिंक डिप्रेशन ही होना चाहिए क्योंकि ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज योर डिप्रेशन एंगल, और ये भी आपका डिप्रेशन का एंगल है, 45 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस आदमी के तरफ से एक तरफ का बन रहा है 30 डिग्री और एक तरफ का बन रहा है 45 डिग्री, और यहाँ पे हमने दोनों को इस एक तरफ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, तो ब्रिज के ऊपर से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड, ये नदी है एक तरफ, और किनारा हमेशा अगर आदमी अगर ब्रिज के बीच के पॉइंट से अगर हम ले बेटा, तो यहां से जो आपके ब्रिज के रिवर के जो बैंक्स होंगे वो ऑपोजिट साइड में ही होंगे, क्योंकि अगर मैं मान लो ब्रिज के एक तरफ ब्रिज में खड़ा हूं, ठीक है, तो नदी का जो आपका मुहाना होगा वो एक तरफ होगा और एक तरफ होगा ना, क्योंकि नदी ऐसे ही तो बहती है। ठीक है, आपके ब्रिज के नीचे से। ठीक है, तो आपको एक किनारा इस तरफ मिलेगा और एक किनारा आपको इस तरफ मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ वाला जो आपका यहाँ पे जो डिप्रेशन का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और एक तरफ का वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सेंटर पे तो नहीं है, कहीं या तो इस तरफ ज्यादा है या इस तरफ ज्यादा है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 बना रहे हो तो ये इस तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल बड़ा बन रहा है ना, तो थोड़ा सा इस तरफ ये ज्यादा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब ये जो हाइट है बेटा आपको ब्रिज का, ये आपको 3 मीटर दिया गया है, 3 मीटर, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मतलब कि आपको ये वाली हाइट मिल गई है, यहां से यहां तक की जो हाइट है यू नो इट, दैट इज 3 मीटर। तो आपको बताना है कि ये कितना है, मतलब ये टोटल यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो मतलब हमको x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, तो उसको आप नाम दे सकते हो बेटा, यहां से नाम दे दिया आपने a बी सी और इसको नाम दे दो डी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली दो ट्रायंगल पे सॉल्व करेंगे, एक्स निकालेंगे, वाई निकालेंगे और प्लस कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए बेटा, तो आपने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी और डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका परपेंडिकुलर 3 और बेस आपके पास x होगा। ठीक है, 3/x, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल्स टू 3/x, तो x इक्वल्स टू बन जाएगा 3√3 मीटर। तो आप देख सकते हो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगले पे चलते बेटा। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, आपने अब ए डी सी ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ए डी सी ट्रायंगल में आप देख सकते हो क्या लेंगे बेटा, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 कितना होगा बेटा आपका यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो आपका ये बनेगा y इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो ये आपका y आ गया। आपको निकाला विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर अगर आप निकालेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3√3 प्लस 3, तो आपका आंसर बनेगा 3 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा जो कि आपका विड्थ ऑफ द रिवर होगा। ठीक है, तो
सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी, डायग्राम एक बार बन गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऑपोजिट बैंक वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बेटा, ठीक है। ऑपोजिट बैंक्स किस तरह से काम करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब आपका जितना भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए तो सॉरी, कितना टाइम हो गया, और अभी टाइम है तो अभी है नहीं। चलिए देखिए बेटा, अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, पी वाई क्यू एक लगाते हैं। एक मिनट, ठीक है। एक बार पी वाई क्यू निकालते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो 25 का ही निकालते हैं। हमारे पास उसे होना चाहिए, पेपर में होगा शायद, शायद हमारे पास है। एक मिनट, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, हाँ ये देखिए बेटा, खुल जाओ, ऐसे नहीं खुलता क्या ये? ओके, इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है ना बाबू। ओह, नहीं पता था आप लोगों को? ओह सॉरी, आप लोग तो पहली बार ही वोट दोगे ना। हाँ, केस बेस्ड में आ रखा है इसमें। एक मिनट, हाँ इसके केस बेस्ड में है वो क्वेश्चन, केस बेस्ड में है। और सॉरी, ये देखो बुक का क्वेश्चन, ये देखो बुक का क्वेश्चन ऐसे ही है। tan a प्लस बी हाफ है, cos a प्लस बी हाफ है, tan a माइनस बी वन में √3 है। तो tan a प्लस बी अगर हाफ है तो 60 है, ये 30 है, तो 45 और वही आएगा। फिर लास्ट में आपको इसमें पुट करके वैल्यू बताना है ए और बी क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन, tan 60 का वैल्यू डालो, 45 डालो, 30 डालो, देख रहे हो? इतना सिंपल सा पेपर रहेगा ना। और कहाँ गया ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ इतना ही है क्या? एक दो क्वेश्चन है भी नहीं। एक मिनट ना, चलो तब एक काम करते हैं, तब ना इसका एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का रहता ही है एमसीक्यू में। 2 डाइस, हाँ ये देखो, ये रहा। इफ़ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। चलिए इसको भी एक बार कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? हमेशा ऐसा क्वेश्चन हर साल ही होगा, ठीक है, हर साल, एवरी ईयर डालेंगे ही डालेंगे ये इनको डालना ही है, क्योंकि इनको पता है कि इसमें बच्चा गलती कर देगा। तो देखिए बेटा,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि बोला ये गया है कि जो शैडो है बेटा, शैडो आपका √3 टाइम्स द हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रहा है बेटा, वो ये मिल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा, वो 30, मतलब कितना है वो हमें नहीं पता, वो थीटा है, हमें निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है कि जो शैडो है वो हाइट के 3 गुना है, मतलब √3 टाइम्स है। तो मतलब अगर मान लीजिए हाइट को अगर हम h मान लेते हैं, तो जो आपका ये होगा कितना होगा, ये होगा आपका √3h हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 90 है, तो क्या लगाना है बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, h, और बेस क्या है आपका √3h, h से h कैंसिल हो गया, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा 1/√3। अब आप जानते हो कि ये tan 30 डिग्री होता है, तो थीटा कितना हो गया 30, सिंपल, तो आंसर आपको 30 हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल ही आता है, हर साल ही पूछा जाएगा, हर साल ही ऐसे क्वेश्चन डालते ही हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एकदम सिंपल सा, ठीक है। और अगला कोई क्वेश्चन, आई थिंक अगला कोई क्वेश्चन तो शायद नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिलता है, ये देखिए यहाँ पे कितना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको ना ऐसे, मतलब नहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1/सेक कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, आंसर 1 है, सिंपल सा आंसर। देख लो, देखे देखे सॉल्व हो रहे हैं, देखे देखे, मतलब कि मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, 5 सेकंड में क्वेश्चन ही खत्म, ठीक है। ये जितना भी ये जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, वो यूं ही सॉल्व हो जाएगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम अगर आपको किसी में लगेगा तो वो लगेगा ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बाकी सब में कुछ टाइम नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फटाफट से ही कर पाओगे, इसमें आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आप लोगों को वही दिखाता हूँ एक बार, जो केस बेस्ड है, केस बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। केस बेस्ड में ये क्वेश्चन आया है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फिगर आपको दिया, मतलब इन्होंने इतना इजी कर दिया कि फिगर भी बना के दे दिया, देख रहे हो फिगर भी दिया हुआ है, ये आपको फिगर ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लैडर एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग वाई, द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद मैं इसको इंक्लूड ही कर दूंगा, ठीक है, उसमें देख लीजिए। ये आपका जो है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये आपका केस बेस्ड है, जो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए इसी में रख देते हैं, ये तो आपका एमसीक्यू ही है, वो तो आपको सॉल्व करना ही क्या होगा, सिंपल है ना। तो इसको मैं इसका सोल्यूशन यही रख देते हैं साइड में, चेक कर लेना। अभी देखिए बेटा क्या है, यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिया गया, द लैडर इंक्लाइंड एट एन 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल ऑफ द टेरेस टॉप ऑफ द बिल्डिंग वाई, ठीक है। तो एक बिल्डिंग है बेटा वाई, आप इसका फिगर भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आप फिगर भी देख सकते हो, ये आपको सब कुछ दिया ही है यहाँ पे, ये फिगर ही। अब बोला क्या है बेटा, द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड आफ्टर सम केप्ट फिक्स्ड एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द टेरेस टॉप ऑफ ऑपोजिट बिल्डिंग एक्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। जय हिंद। बोथ द बिल्डिंग्स along with the foot of the ladder fixed at O are in straight line, ठीक है। याद रखिएगा कि दोनों बिल्डिंग का जो फुट है बेटा, वो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया गया, और हमने जो लैडर है बेटा उसको ना एक पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है। हम इसको सिर्फ हम इसके फुट को मूव नहीं कर सकते, एक जगह से अगली जगह बस शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसको हमने इसके ऊपर लीन कराया हुआ, एक बिल्डिंग पे लीन कराया तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आ रही है, और दूसरे के ऊपर करवाया तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 45 आ रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपको ये बताना है यहाँ पर ये बिल्डिंग वाई है और ये बिल्डिंग एक्स है, सब कुछ दिया ही हुआ है। तो आपको ये बताना है बेस्ड ऑन द above given information आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, आपको लेंथ निकालना है। तो ये तो दिया ही हुआ है ना आपको बेटा, तो ये आप हाइपोटेन्यूज तो निकाल ही सकते हो आराम से, ठीक है। तो डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो आपको लेंथ निकालना है, क्या निकालना है बेटा, लेंथ। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ये डायग्राम लेके चले जाइए, यहाँ पे आइए, ठीक है। फिगर आपको दिया ही गया, तो आप यहाँ पे फिगर लेके चलिए, देखिए बेटा बिल्डिंग एक्स एंड वाई है,
आपको लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या निकालना है बेटा? लेंथ ऑफ द लैडर। तो आपकी लेंथ ऑफ द लैडर क्या आएगी देख लीजिए एक बार है। ये देखिए बेटा लैडर वैडर सब यहाँ पे, ये तो लैडर आपका ये है बेटा जो यहाँ पे लड़ा हुआ है, ठीक है, ये लैडर है। तो आपने क्या किया बेटा? आपने यहाँ पर कर दिया लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, इन ट्रायंगल PAO। तो इन ट्रायंगल PAO आप लगा दिया बेटा यहाँ पे साइन थीटा। क्या लगा दिया बेटा? साइन। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा आपका? परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 12√3 बाय हाइपोटेनस आपका PO होगा, ठीक है। अब साइन 60 कितना होगा? वेरी गुड, √3/2 इक्वल्स टू 12√3 पाई PO। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका PO कितना आ रहा है बेटा? PO आपका आएगा बेटा 24, 25 लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, तो PO आएगा आपका कितना? 24 मीटर। तो आपको 24 मीटर आपका क्या आएगा? लेंथ ऑफ द लैडर आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग Y फ्रॉम पॉइंट O। आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या है O पॉइंट से Y का। तो मतलब कि आपको अब बेस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बेस। मतलब कि यहाँ बोला ये बिल्डिंग Y ये था, ठीक है बेटा। तो आपको O से इसके फुट का डिस्टेंस निकालना है, मतलब OA आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बेटा? सिंपल है। आप सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? बेस निकालना है आपने। तो आप इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे लगा दिया आपने tan कितना डिग्री? 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में बेस। तो आपका 12√3 बाई OA आ गया। तो tan 60 √3 होता है, तो 12√3 बाई OA। तो √3 से √3 कैंसिल है, 1 बचा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? OA इक्वल्स टू 12 मीटर। तो आपका ये कितना आ गया बेटा? 12 मीटर। ये आपका 12 आया, ये आपका 24 आया। तो आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन में बोला है बेटा फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, ठीक है। आपको दोनों बिल्डिंग के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा बेटा? बहुत सिंपल है। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये मिल चुका है। अब ये आप देख सकते हो बेटा कि ये आपको 24 मिल गया, तो ये भी आपको 24 ही होगा ना, क्योंकि लेंथ ऑफ द लैडर तो बदल नहीं जाएगा ना। तो ये 24 है, तो आपका ये भी कितना होगा? ये भी 24 मीटर ही होगा। आपको CO निकालना है। क्या निकालना है बेटा? CO। तो CO निकालने के बाद इसको प्लस कर देना OA के साथ, क्योंकि दोनों बिल्डिंग के फुट का डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है कि लैडर की लेंथ से में 24 मीटर ही है, तो क्या करेंगे बेटा? CO निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल क्या करेंगे बेटा हम लोग? ROC। तो ROC में आप क्या कर दीजिए बेटा, ये हाइपोटेनस दिया, आपको बेस निकालना है, तो आपने लगा दिया बेटा cos 45। cos 45 क्या होगा बेटा? आपका बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास CO है एंड हाइपोटेनस आपके पास 24 है। तो cos 45 कितना होता है? होता है बेटा 1/√2। तो ये CO बाई 24 आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि CO कितना आया बेटा आपका? 12√2 आ गया ना। कितना आ गया बेटा? 12√2 मीटर। अब ये 12√2 मीटर कैसे आया बेटा? क्योंकि आपके पास ये आया ना, CO इक्वल्स टू 24/√2 आएगा। तो CO इक्वल्स टू 24 को क्या लिख सकते हो बेटा? 12 इंटू 2√2 लिख सकते हो ना। तो काट दिया इसने आपको, तो अंडर√2 हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा बेटा? CO इक्वल्स टू 12√2 मीटर। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ये CO आ गया। अब करना क्या बेटा? आपने प्लस करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा? टोटल डिस्टेंस। तो आपने लिखेंगे बेटा AC। तो AC क्या होगा बेटा? ये आपका 12√2 मीटर आया था ना। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, तो बेटा 12 प्लस 12√2। तो 12 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या आएगा बेटा? √2 प्लस 1। तो ये आपका आंसर आएगा। ये √2 प्लस 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। ये आपका AC आ गया। क्या आ गया बेटा? AC, ठीक है। तो देखिए बेटा इस तरह से आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये 1 मार्क्स का दिया था, ये भी आपको 1 मार्क्स का दिया था, और ये जो आपने सॉल्व किया बेटा ये 2 मार्क्स का था। तो 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा केस बेस्ड में। इसमें और में भी एक क्वेश्चन दिया है बेटा जो कि बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ठीक है। अगला वो देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग X बोला है। अब बिल्डिंग X की हाइट फाइंड करनी है, तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक ये तो ज्यादा इजी है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना तो और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है तो उसमें आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्डिंग X थी, 24 ये था आपके पास, है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या लगाना था बेटा? ये परपेंडिकुलर था, आपको परपेंडिकुलर निकालना था। तो क्या करते बेटा? tan 45 इक्वल्स टू RC बाई 24 ही करते हैं। tan 45 कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो क्या RC कितना आएगा बेटा? आपका 24 मीटर ही आएगा ना। तो ये आपका सीधा कितना छोटा क्वेश्चन था, इसमें पूरा आपको 2 मार्क्स मिल रहा है। देख रहे हो? मतलब कि ये आपने इतना किया, कोई फायदा नहीं, बट इसको करना बस 2 लाइन का आंसर था, ठीक है। तो आप देखो ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही, और ये तो मतलब क्या ही बोलो, एकदम ईजी सा था। इसको इसमें आपको 2 मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड्स में देखो ऐसे क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो मेनली कोशिश करेंगे कि 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें से डाला ही जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, वो आता ही है। अगर नहीं भी डाला गया तो समझ लीजिए कि वो 4 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्क्स उन्होंने कहाँ डाल दिया, एमसीक्यू में डाल दिया ना, तो 5 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे, ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाना ही है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री से तो आपने देख ही लिया कि एमसीक्यू में ही 2 क्वेश्चन देख लिया आपने ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन डाल देता है ये आपके 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आपके एक एक क्वेश्चन वो प्रूफ वाले डाल ही देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर सब वगैरह बनेगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया। तो इसको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको घर में जाकर जरूर लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है।